हेलो स्टूडेंट्स। आज के वीडियो में हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 16 क्लास 10। तो इस वीडियो को आप पूरा देखें जिससे कि जो चैप्टर है वो आपके समझ में आए। सारा का सारा चैप्टर हमने एक ही वीडियो में सम्मिलित किया है, अलग अलग पार्ट्स नहीं बनाए हैं वीडियो के, जिससे कि आपको बदलना नहीं पड़े। साथ में ही इसके बारे में हम आपको जो मेन पॉइंट लिखने वाले हैं एग्ज़ाम में वो बताएंगे। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन। जो पाठ का नाम है प्राकृतिक संसाधन होते क्या हैं ये हम जान लेते हैं। तो प्राकृतिक संसाधन मुख्य रूप से जो हमको प्रकृति के द्वारा प्रदत्त हैं, जैसे मृदा है, वायु है, जल है, ये सारे के सारे प्राकृतिक संसाधन हैं। ये हमको प्रकृति के द्वारा फ्री मिले हैं। तो इनका प्रबंधन क्यों आवश्यक है? तो मोटे रूप में हम बच्चों ये मान लेते हैं कि यदि किसी चीज़ का हम विवेकपूर्ण उपयोग नहीं करेंगे तो वो हमारे जो पीढ़ी है अगली उसके लिए नहीं बचेगी। जैसे मान लेते हैं कोयला है, पेट्रोलियम है, इसका उदाहरण हम दे सकते हैं। पर्यावरणीय समस्या, यहाँ एक शब्द आ रहा है पर्यावरणीय समस्या। तो पर्यावरणीय समस्या वैश्विक समस्याएं होती है, उनका संबंध एक परिवार से न होकर सारे के सारे विश्व से होता है। जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव है, ग्लोबल वार्मिंग है, ये सारी की सारी पर्यावरणीय समस्याएं हैं। उसके बाद में जो संसाधन का अविवेकपूर्ण प्रयोग हो रहा है उसका सबसे बड़ा कारण है कि जो जागरूकता है आमजन में वो कम है। लोग ये समझते नहीं है कि जल को कम काम में लेने से क्या होगा। तो ये जो जागरूकता है सामाजिक, ये यदि फैलेगी तो जो दोहन है वो भी कम होगा। यहाँ पर एक ग्राफ के रूप में आपको समझाया गया है कि जो गंगा नदी है, कुछ शहर जो इसके पास में हैं, ये जो ग्राफ दे रखा है, जैसे ऋषिकेश है, हरिद्वार है, गंगा नदी के गंगोत्री से उद्गम के पश्चात ये जो शहर है मुख्य रूप से, इन शहरों में औद्योगिक कार्य होने के कारण उनका जो अपशिष्ट है वो गंगा नदी में डाल दिया जाता है और इससे जो गंगा नदी है उसका पॉल्यूशन बढ़ रहा है। कई कई शहरों में आप ये जो लाल वाली रेखा है इससे देख सकते हैं कि ये इसके बिल्कुल टच होने वाली है। मतलब जो न्यूनतम लेवल है ना प्रदूषण का, वो भी पहुंचने वाला है। इससे क्या होता है कि जो जलीय जीव हैं वो खत्म होते हैं, वो मरते हैं। उसके बाद में यहाँ गंगा नदी के बारे में बात हो रही है। तो उद्गम है गंगा नदी का वो है गंगोत्री, ये याद रखना है। और बंगाल की खाड़ी से गंगा सागर तक 2500 किलोमीटर की लंबाई है। और इसके किनारे जो हैं यूपी है, बिहार है, बंगाल के 100 से भी ज़्यादा नगर हैं। तो इनसे जो उत्सर्जित कचरा है, मल है, ये इसमें प्रवाहित किया जाता है। इसके अलावा जो दैनिक क्रियाकलाप हैं, मानवीय नहाना, कपड़े धोना, मृत व्यक्तियों की राख है और जो शवों को बहाना, ये सारे के सारे भी इसमें किए जाते हैं। तो इससे क्या है कि प्रदूषण स्तर बढ़ गया है और जल में जो मछलियां हैं वो मरने लगी है। तो यहाँ ये चीज़ हमको याद रखनी है। यदि गंगा से संबंधित प्रदूषण पूछे परीक्षा में तो हमको ये चीज़ ज़रूर डालनी है। उसके बाद में हम बात करते हैं पीएच। जैसा कि हम जानते हैं कि पीएच जो है वो हमारा जल की शुद्धता का मापक होता है। पीएच ज़्यादा होने से जो जल है
वो खराब हो जाता है, तो पीएच कम होने से भी खराब हो जाता है। यहाँ पीएच है वो नॉर्मली जो उदासीन पानी का वो 7 रहता है, और 7 से ऊपर जाएगा पीएच तो कड़वा हो जाएगा, और इससे नीचे एसिडिक हो जाएगा। तो यहाँ पीएच मेंटेनेंस में भी हम पानी के प्रदूषण को समझ सकते हैं। जैसे हम उदाहरण है कि आस पड़ोस के जो तालाब है, झील है, नदी है, तो इन सारे स्रोतों का जो पानी का पीएच है वो अलग अलग होगा, और इसी से हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि प्रदूषित जल का पीएच भी अलग होगा, तो वो हमारे पीने लायक नहीं होगा। इस समस्या से छुटकारा पाने के लिए हमको 3R थ्योरी, 3R का जो सिद्धांत है वो काम में लेना होगा। 3R में सबसे पहला जो R है वो है रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब है कम उपयोग करें। आप किसी भी वस्तु को उसके जो आवश्यकता है उस आवश्यकता से हो सके तो कम उपयोग करें। जैसे बिजली बचानी है तो बिजली कैसे बचेगी, तो पंखा है, बल्ब है, उसका स्विच बंद कर दें जब हम कमरे में नहीं हो। जल को व्यर्थ न बहाकर हम जल बचा सकते हैं। इसी तरीके से जो और संसाधन हैं उनका भी हम कम उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद में पुनर्चक्रण, रिसाइकिल की बात करते हैं, तो रिसाइकिल में कागज, प्लास्टिक, कांच की बनी वस्तुएं ये पुनर्चक्रित हो सकती है, इसलिए इसको हमें काम में ले सकते हैं। दूसरी बात, पुनः उपयोग। यदि ये दोनों काम हमने कर लिए हैं तो उसके बाद में अगला काम जो रह गया वो पुनः उपयोग का रह गया। लिफाफों को फेंकने से बेहतर है कि हम उनको दोबारा उपयोग में लें। रसोई घर का कचरा है तो उसको कंपोस्ट में बदल ले, बोतल है, डिब्बे हैं, उनको काम में ले लें। मतलब जो चीज़ पुनः उपयोग हो सकती है उसको हम काम में ले लें। उसके बाद में बात करते हैं हम कि संसाधनों के प्रबंधन की आवश्यकता क्यों है। तो छात्रों, इससे संबंध में बिल्कुल एक बात आप जरूर लिख दीजिएगा परीक्षा में कि यदि संसाधनों का प्रबंधन नहीं किया गया तो भविष्य में वो हमारे उपयोग के लिए उपलब्ध नहीं रहेंगे। जो भी चीज़ें हमको मिल रही है, भोजन, कपड़े, पुस्तकें, खिलौने, फर्नीचर, ये सारे के सारे नॉर्मली हमको पौधों से मिल रहे हैं। यदि पौधे ही नहीं रहेंगे तो ये सारी चीज़ें कहाँ से हमको मिलेगी। इसलिए इनका सावधानीपूर्वक विवेकपूर्ण उपयोग हमको करना चाहिए। उसके बाद हम बात करेंगे, कुछ प्रश्न है, इनका आंसर आप देने का प्रयास करें। जैसे पर्यावरण मित्र बनने के लिए कौन कौन सी आदतों का विकास करना होगा, तो जो आदतें पर्यावरण को फायदा करे वो हम आप यहाँ विकसित करेंगे। अब बात करते हैं वन और वन्य जीवन। तो छात्रों, यहाँ वन से तात्पर्य वह स्थान है जहाँ पर जैव विविधता पाई जाए। जैव विविधता से अर्थ है कि एक ही जाति नहीं मिले, वहाँ जो सजीव है उसके लगभग सारी की सारी जातियाँ मिले। इसे हम हॉट स्पॉट भी कह सकते हैं। हॉट स्पॉट का मतलब होता है कि वह स्थान जहाँ पर अधिकतर जातियाँ पाई जाए। जैसे हम यहाँ उदाहरण देते हैं कि जीवाणु, कवक, फर्न, पुष्पी, पादप, सूत्रकृमि, कीट और पक्षी, सरीसृप, ये सारे के सारे यदि कहीं पाए जाते हैं तो उसको हम हॉट स्पॉट का नाम दे देते हैं। मतलब ऑलमोस्ट ये जातियां हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे स्टेक होल्डर या दावेदार। देखो छात्रों, यहाँ पर हमको संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करना है, लेकिन विवेकपूर्ण उपयोग करने का जो दावेदारी है वो हम सभी की है। और वन संरक्षण के बारे में यदि सोचते हैं तो वास्तव में इनके दावेदार कौन है, तो यहाँ देखो 4 पॉइंट हमारे सामने हैं।
सबसे पहला तो वन के अंदर और इसके निकट रहने वाले लोग इसकी आवश्यकताओं के लिए वन पे निर्भर रहते हैं, तो इनको ये समझनी पड़ेगी। उसके बाद में सरकार का और वन विभाग का जो वनों के ऊपर स्वामित्व है, तो वो यहाँ से नियंत्रण रख सकते हैं। उसके बाद में उद्योगपति, जैसे फॉर एग्जाम्पल तेंदू के पत्ते से क्या बनाते हैं हम, बीड़ी। तो यहाँ उनको भी विवेकपूर्ण उपयोग करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक विशेष क्षेत्र में मिलते हैं और यदि इनका तरीके से काम में नहीं लिया गया तो ये खत्म हो जाएंगे फिर। उसके बाद में वन्य जीवन में प्रकृति प्रेमी जो प्रकृति का संरक्षण कर इसकी आद्य अवस्था में करना चाहते हैं, तो जो स्वयंसेवी है, वॉलेंटियर है, प्रकृति प्रेमी है, वो वृक्षारोपण करके इसमें योगदान अपना दे सकते हैं। उसके बाद में जो इम्पोर्टेंट चीज है इस लेसन की, वो हम यहां से देखेंगे कि कई आंदोलन भी हुए हैं पुराने समय में। ऐसी बात नहीं है कि जो वन संरक्षण की जो परंपरा है वो आज ही प्रारंभ हुई है। तो ये उदाहरण दे रखा है, ये आप यहाँ से देखेंगे कि राजस्थान के बिश्नोई समुदाय के लिए वन और वन्य प्राणी उनके धार्मिक अनुष्ठान का भाग बन गया है। भारत सरकार ने पिछले दिनों जीव संरक्षण हेतु अमृता देवी बिश्नोई राष्ट्रीय पुरस्कार की व्यवस्था की है। तो आपको ये बात याद रखनी पड़ेगी कि जीव संरक्षण के लिए कौन सा अवार्ड दिया जाता है, अमृता देवी बिश्नोई। इसके पीछे हिस्ट्री क्या है, तो हिस्ट्री ये है कि 1731 में राजस्थान के जोधपुर के पास एक गांव है जिसका नाम है खेजड़ली। इसने खेजड़ी के वृक्षों को बचाने के लिए 363 लोगों ने एक साथ अपना बलिदान कर दिया था। खेजड़ी वृक्ष है जो जोधपुर साइड जो मरुस्थल एरिया है वहां पाया जाता है। इसको जांटे भी कहते हैं। तो उसको बचाने के लिए 363 लोगों ने अपना योगदान दिया था, बलिदान दिया था। तो ये भी आप जिक्र कर सकते हैं वन संरक्षण में। उसके बाद में हम बात करते हैं कि संपोषित प्रबंधन क्या होता है। संपोषित प्रबंधन हम उसे कहते हैं कि इस तरीके से हम काम में ले संसाधनों को जिससे कि आने वाली जो पीढ़ियां हैं उनके लिए ये रीस्टोर हो सके, अर्थात एकदम से कंप्लीट नहीं हो। जो संसाधन दोबारा पैदा किए जा सकते हैं उनको हम इस तरीके से काम में लें कि वो दोबारा रिस्टोर हो जाए। उसके बाद में वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी का एक उदाहरण यहां दिखाया गया है। उसके बाद में सभी के लिए जल ये कोई खास इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हमको पता होना चाहिए कि जल संरक्षण हम किस तरीके से कर पाए। ज्यादा प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब जो इम्पोर्टेंट चीज है वो हमारी ये है कि जल संरक्षण की बात चल रही है और जल संरक्षण में विधियां हैं अलग अलग। तो इन विधियों में हिमाचल प्रदेश में कुल्ह जो है वो बनाए जाते हैं। स्थानीय प्रणाली है, व्यवस्था है, इन्हें हम कुल्ह बोलते हैं। तो झरनों से बहने वाले जल को मानव निर्मित छोटी छोटी नालियों से पहाड़ी पर निचले गांव तक ले जाया जाता है। ये व्यवस्था कुल्ह कहलाती है। तो यहाँ जो झरने का जो वेस्ट पानी है वो हम गांव तक ले जा सकते हैं और उसका उपयोग खेती के लिए हम कर सकते हैं। तो ये आपको उदाहरण याद करना पड़ेगा। और आपको ये भी पूछ सकता है कि कुल्ह नाम की जो जल संरक्षण प्रणाली है वो कहाँ काम में ली जाती है, तो इसका उत्तर आ जाएगा छात्रों, हिमाचल प्रदेश। अभी और आगे उदाहरण आएंगे दो चार ऐसे
ये स्थानीय प्रणाली है। हमको जल संरक्षण करने के लिए यदि बड़े स्तर तक गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं लेती है तो स्थानीय प्रणाली के माध्यम से हमको जल संरक्षण करना पड़ेगा। अब बात करते हैं हम बांध की। देखो छात्रों, बांध होता क्या है? जैसे मान लो एक बड़ी समतल भूमि है और उसमें बरसात का पानी है, वो ऐसे ही बह रहा है, तो क्यों ना हम उस पानी को रोक कर उसको हम खेती में काम में ले ले, ऐसी हम व्यवस्था कर दें, तो वही तरीका बांध है। तो देखो, बांध में समस्याएं कौन कौन सी आती है? बड़े बांध बनाने में कौन कौन सी समस्या आती है? तो यहाँ पर जो सामाजिक समस्या है वो तो ये है कि किसान और आदिवासी जो है वो विस्थापित हो जाते हैं और इनको मुआवजा नहीं मिलता। कभी कभार कोई गवर्नमेंट स्कीम में हो जाता है ऐसा। उसके बाद में आर्थिक समस्या, तो इसमें जनता का बहुत अधिक धन लगता है और लाभ उसका कम होता है, तो इसलिए भी ये नहीं हो पाता। उसके बाद में पर्यावरणीय समस्या, तो पर्यावरणीय समस्याओं में बड़े स्तर के ऊपर वनों का विनाश हो जाता है और जैव विविधता है उसमें क्षति होती है। कहने का मतलब ये है कि ये तीनों की तीनों समस्याएं हैं जो बांध बनाने में रुकावट डालती है। और जैव विविधता में क्षति होने की मतलब है वहाँ जो वैरायटी है जीवों की, अलग अलग विभिन्नता है, वहाँ से वो नष्ट हो जाते हैं। उसके बाद में हम बात करेंगे जल संग्रहण का। तो छात्रों, जल संग्रहण के बारे में अभी पहले भी बताया है कि जो बांध है वो भी एक जल संग्रहण की प्रणाली है। यहाँ पर एक व्यवस्था दे रखी है जल संग्रहण की, पारंपरिक खाद्यान्न व्यवस्था। तो खाद्यान्न व्यवस्था सबसे पहले तो हम यहाँ देखेंगे कहाँ पाई जाती है, तो ये राजस्थान में पाई जाती है। ये यहाँ से लेके यहाँ तक का ये जो है पैराग्राफ, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जल संग्रहण में बहुत पुरानी संकल्पना है। तो राजस्थान में खाद्यान्न, बड़े पात्र और नाड़ी, ये सारी की सारी राजस्थान में पाई जाती है। महाराष्ट्र में बंदारस और ताल, ये महाराष्ट्र में है। एमपी में और यूपी में बांदिस और बिहार में आहार और पाइन, ये वहाँ की जो स्थानीय जल संरक्षण प्रणाली है उनके नाम है छात्रों। तो ये हमको याद रखने हैं। अवैधता के प्रश्न में ये हमको पूछ सकता है। उसके बाद में जम्मू में कांदी क्षेत्र में तालाब, तमिलनाडु में एरिस, कर्नाटक में कट्टा। तो ये सारी की सारी जो स्थानीय प्रणाली है। यहाँ देखिए, स्थानीय प्रणाली का एक उदाहरण दिखाया गया है। यहाँ जल संग्रहण का क्षेत्र है, फिर यहाँ खाद्यान्न बना दिया, ये एक बंद बना दिया, फिर यहाँ जो खारा जल है वो इकट्ठा हो गया, फिर ये कुआं है। तो इससे क्या है कि जो भूमि का जल स्तर है वो भी बढ़ता है और ये बहुत ही ज़्यादा कारगर सिद्ध होती है। ये सारे के सारे। उसके बाद में हम बात करेंगे कोयला और पेट्रोलियम के बारे में। तो कोयला और पेट्रोलियम भी इस प्रकार के संसाधन है कि उनका यदि तरीके से काम में नहीं लिया गया तो वो भी खत्म हो सकते हैं। ये सारे जीवाश्मी ईंधन हैं। जीवाश्म क्या होता है इसके बारे में हम आपको बता दें कि मान लेते हैं कोई जीव है, जैसे मान लो डायनासोर है, तो वो भूमि के ऊपर किसी भी कारणवश गिर गया और वो दब गया। अब जैसे जैसे कालांतर में, एक साल की बात नहीं होती छात्रों, कम से कम 100 साल, 150 साल, 200 साल ऐसा टाइम होता है। तो इसके ऊपर मिट्टी की परतें जमती जाती है। उसके बाद में ये काले गाढ़े दरों में बदल जाते हैं और उसी को हम जीवाश्म कहते हैं। जीवाश्म में प्राकृतिक गैस भी आती है छात्रों। तो वो सारी की सारी बात हम आपको बताएंगे विस्तार से। तो पेट्रोलियम भी अपना जीवाश्मी ईंधन है। पेट्रोलियम का यदि तरीके से काम में नहीं लिया गया तो इसके जो स्रोत है ये भविष्य में समाप्त हो जाएंगे। ये एक अनिर्वनीयकरण जो संसाधन है हमारा उसमें है।
तो यहाँ पर देखो, जब हम कोयले और पेट्रोलियम की खपत के बारे में विचार करते हैं तो ऊर्जा के अन्य स्रोतों के बारे में विचार हमारा एकमात्र आधार नहीं है, क्योंकि कोयला और पेट्रोलियम जैव मात्रा से बनते हैं। तो यहाँ कोयले के जो पेट्रोलियम है उसके निर्माण में सल्फर है, गंधक है, ये सारे के सारे काम में आते हैं, लेकिन इनका जो स्तर है वो अलग अलग तरीके से यहाँ नापा जाता है। उसके बाद में हम बात करते हैं इनके कुछ साइड इफेक्ट भी हैं, जैसे मान लो ग्रीन हाउस प्रभाव है, क्योंकि पेट्रोलियम के दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बनती है, जो मुख्य रूप से जो ग्रीन हाउस प्रभाव है उसका एक कारक है। CO2, CO, यहाँ CO कार्बन मोनोऑक्साइड है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड है, दोनों ही ग्रीन हाउस प्रभाव की गैसें हैं। इन्हीं दोनों गैसों के कारण जो वैश्विक उष्णन है उसकी संभावना बढ़ती है। अब यहाँ पर नीचे जो दे रखा है कि कुछ विकल्पों से हमारे ऊर्जा खपत में अंतर पड़ सकता है, तो यहाँ क्या हम करें कि हमारा ईंधन कम से कम खर्च हो। तो ये वो तरीके हैं, जैसे बस में यात्रा न करके साइकिल पे यात्रा करें, घरों में बल्ब की जगह ट्यूब लगाएं, लिफ्ट का प्रयोग करना की जगह सीढ़ियों का प्रयोग करें, सर्दी में एक स्वेटर अतिरिक्त पहने और हीटर या सीढ़ी का प्रयोग कम करें। तो ये बिल्कुल वो साधन है जिससे हम पेट्रोलियम, लाइट वो सारी बचा सकते हैं, और ये चीज़ें हमको जो बिजली का बिल है उसमें भी राहत देगी। उसके बाद में प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन का दृश्यावलोकन। तो ये अब तक हमने जिस पाठ में जो भी पढ़ा था उसको एक बार दोबारा आप रिकॉल कर लें, दोबारा देख लें, और यदि कोई समस्या हो, कुछ समझ में नहीं आ रहा हो, तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। यहाँ पर देखिए आपने क्या सीखा में जो मेन पॉइंट है, तो छात्रों आप प्रत्येक पाठ का आपने क्या सीखा तो आप याद कर ही लेना। इसमें कोई समस्या आती है तो वो हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, क्योंकि ये पूरे पाठ का निचोड़ होता है, सार होता है पूरे पाठ का। तो छात्रों ये आपका पाठ कंप्लीट हो चुका है। इसके प्रश्नोत्तर आप करेंगे, यदि इसमें समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमको ज़रूर बताएंगे। मिलते हैं आपसे अगले पाठ में।